So today we are going to discuss about autosomal inheritance, pedigree analysis, and mutation. And then, if time allows, then we will discuss certain questions also. So this diagram, which you can see on the screen right now, this is a pedigree chart. This is a method of analysis of the in a genetic characteristic in a family. Okay. So in a pedigree chart, a circle represents female, a square represents male. This kind of connection represents marriage, and then when one level down, this represents pedigree, or you can say son and daughter, children. So if a circle or a rectangle is filled with a color, then it shows certain kind of disease, if we are talking about disease, or certain kind of characteristic it shows. So this pedigree analysis, basically I have shown to show the inheritance of an autosomal character, that is tongue rolling. So many of you can roll your tongue inside your mouth. So this is a dominant autosomal character. So there are certain persons who cannot roll their tongue inside the mouth. So basically, those who cannot roll their tongue inside the mouth, they are recessive ones. So if we show this tongue roller gene, dominant gene by capital R, and non-rolling allele by small r, then obviously this daughter is a non-roller. Why it is a why she is a non-roller? Because we have filled this with a color. Okay, so obviously this person is obviously non-rolling tongue non-roller is not a disease, but this is the specific character about which we are talking. So this daughter is a non-roller. So if this daughter is a non-roller, so as we all know that a recessive character only shows its character when both the alleles are of recessive, uh, when both the alleles are recessive only. तो ऑब्वियसली ये जो डॉटर होगी, इसका जो जीनोटाइप होगा, दैट विल बी स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है, अभी तक हमें बाकी किसी का भी जीनोटाइप कंफर्म नहीं है. ऑब्वियसली ये सारे जो है रोलर हैं, तो जो रोलर होंगे वो कैपिटल आर वाले रोलर भी हो सकते हैं, जिनके पास दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कैपिटल आर स्मॉल आर वाले भी रोलर हो सकते हैं. तो हम पूरी श्योरिटी से ये नहीं बता सकते कि इन लोगों का जीनोटाइप क्या है, लेकिन हम पूरी श्योरिटी से ये बता सकते हैं कि इस डॉटर का जो जीनोटाइप होगा फॉर श्योर क्या होगा, स्मॉल आर, क्योंकि रिसेसिव अलील अपना करेक्टर केवल तब ही शो करता है जबकि दोनों अलील रिसेसिव वाले हो. डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में इट कैन नॉट शो इट्स करेक्टरिस्टिक. सो ये जो डॉटर है ऑब्वियसली स्मॉल आर वाली. अब अगर ये डॉटर जो है स्मॉल आर वाली है, तो हमें पता है कि हमारे में जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसका एक क्रोमोसोम हमारी मदर से आया होता है और दूसरा क्रोमोसोम हमारे फादर से आया होता है. ऑब्वियसली जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तभी जाके जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही जाके अडल्ट में कन्वर्ट होता है. तो ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मदर से आए और हाफ फादर से आए. यानी जो एक स्मॉल आर वाला अलील है ये मदर से आया होगा, और दूसरा स्मॉल आर वाला अलील जो है वो कहाँ से आया होगा, फादर से आया होगा. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि फादर और मदर टंग रूलर हैं, दे कैन रोल देयर टंग. तो ऑब्वियसली उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अब हमें पूरी तरीके से श्योरिटी हो गई है कि इनके पास भी एक रिसेसिव अलील है. यानी कि इनके पास जो दूसरा अलील होगा वो कौन सा होगा, डोमिनेंट अलील होगा. यानी इनके पास जो दूसरा अलील है वो कौन सा है,
कैपिटल आर है। यानी जो मदर फादर हैं वो दोनों ही कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों चिल्ड्रन का जीनोटाइप क्या होगा। तो ये दोनों भी टंग रोलर हैं, तो ऑब्वियसली या तो ये कैपिटल आर वाले होंगे या कैपिटल आर स्मॉल आर वाले होंगे। अब यहाँ पे ये पता लगाना कि इन दोनों का जीनोटाइप क्या है, दिस इज लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि व्हाई इट इज लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड, अगर ये एक क्वेश्चन होता, ये अगर एक क्वेश्चन होता इस तरीके से, ये एक पेडिग्री एनालिसिस गिवन होता और पूछा जाता कि मदर और फादर का जीनोटाइप क्या है, तो हम बहुत आसानी से बता देते कि मदर और फादर जो है वो हेट्रोजाइगस हैं। लेकिन इसके जो सिबलिंग्स हैं वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सपोज अगर मदर से 2 एग बने, एक कैपिटल आर वाला और एक स्मॉल आर वाला, और फादर से भी 2 टाइप के स्पर्म बने, एक कैपिटल आर वाला और दूसरा स्मॉल आर वाला। ठीक है, तो अगर ये वाला जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, मदर गैमीट 1 और फादर गैमीट 1, तो भी पॉसिबल है दोनों नॉन रोलर होने का। और अगर ये वाला फर्टिलाइजेशन हुआ है, मदर गैमीट 1 फादर गैमीट 2, तो भी पॉसिबल है दोनों का टंग रोलर होना। और अगर ये वाला फर्टिलाइजेशन हुआ है, मदर गैमीट 2 फादर गैमीट 1, तो भी दोनों जो भी सिबलिंग होंगे वो कैसे होंगे, टंग रोलर होंगे। तो ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसका पता लगाने के लिए हमें इनकी पेडिग्री का एनालिसिस करना पड़ेगा। जब इनकी पेडिग्री आएगी देन ओनली हम बता सकते हैं कि ये लोग होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। क्लियर दिस थिंग? नेक्स्ट इज म्यूटेशन, चेंजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इससे पहले कि हम म्यूटेशन को डिस्कस करें, हमें पता होना चाहिए कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्चुअल में किस तरीके से एक्सप्रेस होता है, किस तरीके से जीन से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो सपोज ये क्रोमोसोम है, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 11 है। ये ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 11 पे, इस लोकेशन पे जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो सबको ही पता होगा क्या होता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है, इसको बनाने वाला जो जीन है वो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 11 के इस वाले लोकस पे प्रेजेंट होता है। इसका जो डीएनए सीक्वेंस है, इस जीन का जो डीएनए सीक्वेंस है वो ये है। तो ये स्टार्टिंग सीक्वेंस है, फिर बीच में सीक्वेंस है, फिर ये एंडिंग सीक्वेंस है। बीच का सीक्वेंस क्यों नहीं दिखाया हुआ है इसमें, क्यों? ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो बात मैं बताने वाली हूँ म्यूटेशन की, वो इसी सीक्वेंस से रिलेटेड है, इसीलिए ये बीच का सीक्वेंस यहाँ पे शो नहीं किया गया है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए अपने से रिलेटेड एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। ठीक है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनाता है। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए क्या होता है, हमें पता है कि हमें नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग के बारे में पता है कि साइटोसिन हमेशा पेयर किसके संग करता है, ग्वानिन के संग, बाय ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। और एडेनिन हमेशा किसके संग बॉन्डिंग करता है, थायमीन के संग। फिर हमें ये भी पता है कि आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल होता है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनाते हैं, साइटोसिन अपने अगेंस्ट ग्वानिन को अटैच करता है,
थायमिन अपने अगेंस्ट एडेनिन को अटैच करता है, गुआनिन अपने अगेंस्ट साइटोसिन को अटैच करता है, थायमिन फिर एडेनिन को अटैच करता है। तो इस तरीके से ये सिंथेसिस होता चला जाता है और एमआरएनए बन जाता है फ्रॉम अ डीएनए। So this process by which an mRNA is formed by the DNA is this process is known as transcription. जैसा कि नाम से पता चलता है ये मैसेंजर आरएनए है, यानी ये मैसेज लेके जा रहा है, डीएनए का मैसेज लेके जा रहा है, कोडिंग का मैसेज लेके जा रहा है फॉर द कोडिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये एमआरएनए अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर्स आरएनए प्रोसेस करता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसलेशन का लिटरल मीनिंग होता है कि जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस चीज का ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पे जो डीएनए का जो कोड है उसका ट्रांसलेशन हो रहा है इन द प्रोटीन। जो डीएनए ने अपनी कोडिंग की है एमआरएनए पे, वो कोडिंग ट्रांसलेट हो रही है अल्टीमेटली टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हुआ, अल्टीमेटली अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। तो ये जो दिख रहे हैं MET है, BAL, ये सारे अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो ये मिथियोनाइन है, ये वैलिन है, ये हिस्टिडिन है, ये ल्यूसिन है, ये लाइसिन है, ये टायरोसिन है, ये हिस्टिडिन है। तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनती है ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, उस अमीन पॉलीपेप्टाइड चेन में थोड़ी सी काट छाट होती है, थोड़े एडिशन डिलीशन होते हैं, और आफ्टर दैट जो फाइनल प्रोटीन बन के आता है, वो प्रोटीन जो बन के आ रहा है वो है ह्यूमन बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। ये ह्यूमन बीटा ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड, इसे अभी हम प्रोटीन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक लॉन्ग चेन है, ये चेन अभी प्राइमरी लेवल पे है, फिर ये सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर फाइनली क्वाटरनरी लेवल पे आती है, देन ओनली वी कॉल इट अ प्रोटीन। दैट इज समथिंग बियॉन्ड योर नॉलेज। तो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि डीएनए से अल्टीमेटली जो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है विच इज अ सीक्वेंस ऑफ मेनी अमीनो एसिड, दिस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑफ ह्यूमन बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो इस तरीके से जीन एक्सप्रेशन होता है। ये जीन है हीमोग्लोबिन का, जो जीन है वो फाइनली इस तरीके से वर्क करके हीमोग्लोबिन की उसने ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड, बीटा ग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी। ठीक है, अब अगर इस म्यूटेशन क्या होती है, अब अगर यहाँ पे ये जितने भी सीक्वेंस दिख रहे हैं, अमीनो एसिड के जितने भी सीक्वेंस दिख रहे हैं वो फिक्स होते हैं बिल्कुल। अगर पहले नंबर पे वैलिन है, उसके बाद हिस्टिडिन है, फिर ल्यूसिन है, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। वैलिन के बाद हिस्टिडिन, हिस्टिडिन के बाद ल्यूसिन, और एंड में सबसे लास्ट में हिस्टिडिन है, उससे पहले टायरोसिन है, उससे पहले लाइसिन है। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, यानी ये 1 to 146 जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर किसी भी पॉइंट पे इन अमीनो एसिड्स में कोई भी चेंज हो जाता है, तो उस चेंज के होते के साथ ही पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होते के साथ ही वो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन नहीं रहेगा जो एक्चुअल में कोड होना चाहिए। तो म्यूटेशन में यही होता है। म्यूटेशन क्या होता है, कोई भी सडन चेंज इन इन द amino acids of a polypeptide chain that cause some unwanted changes in the structure of a protein. So these kind of phenomena are known as mutation. तो जैसे कि ये नॉर्मल बीटा ग्लोबिन जीन है जो अभी अभी हमने देखा कि डीएनए से किस तरीके से बना था, तो उसमें ये नॉर्मल जो बीटा ग्लोबिन जीन है उसमें ग्लूटामिक एसिड बनता है by the mRNA sequence GAG, और ये mRNA sequence GAG कहाँ से आता है, from the template strand of DNA CTC, C के अगेंस्ट G, T के अगेंस्ट A, C के अगेंस्ट G। अब अगर डीएनए लेवल में, ये डीएनए लेवल पे अगर कोई चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे जो ओरिजिनली थायमिन होना चाहिए उसकी जगह यहाँ पे एडेनिन आ जाए, ये सर्टेन अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया ड्यू टू एनी रीजन। ड्यू टू एनी रीजन, क्या रीजन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट ड्यू टू एनी रीजन अगर ये टी की जगह यहाँ पे ए आ गया,
तो ऑब्वियसली अब ये mRNA में जहाँ पे T के अगेंस्ट A आना था, वहां पे mRNA में A के अगेंस्ट क्या आएगा? U आएगा. क्या आएगा? U आएगा. और GAG कोड होता है ग्लूटामिक एसिड का, लेकिन GUG कोड होता है वेलिन का, जो कि एक अलग अमीनो एसिड है. तो यहाँ पे जो बीटा ग्लोबिन जीन है, वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह अब एक दूसरा अमीनो एसिड आ गया, वेलिन. और जैसे ही वो वेलिन अमीनो एसिड आया, उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया आरबीसी के शेप का, और एक आरबीसी जो कि बाइकॉन्केव शेप में होनी चाहिए थी, अब वो सिकल शेप में आ गई. और जैसे वो सिकल शेप में आई, तो उसकी सारी एफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कैरी करने की एफिशिएंसी, ऑक्सीजन कैरी करने की एफिशिएंसी सब अफेक्ट होगी. और ये फाइनली एक डिजीज कॉज करेगी, जिसे सिकल सेल एनीमिया डिजीज कहते हैं. तो ऑल आई वांट टू से कि अगर डीएनए लेवल पे एक छोटा सा चेंज, एक नाइट्रोजन बेस में चेंज, उसने पूरे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया. क्योंकि अगर डीएनए लेवल पे चेंज आया, तो डीएनए से एमआरएनए में भी गलती हुई, और एमआरएनए से फिर गलत अमीनो एसिड आके जुड़ा उस चेन में, और गलत अमीनो एसिड की वजह से पूरा आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया. So this is what we call mutation. Mutation क्यों होती है? डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही एक्यूरेट प्रोसेस है, लेकिन परफेक्ट नहीं है. छोटी छोटी सही, लेकिन उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं. डीएनए के पास अपना तरीका होता है उन मिस्टेक्स को दूर करने का, उन एरर्स को दूर करने का. लेकिन एरर रिफाइन भी बहुत 100% एक्यूरेट नहीं होता है. और डीएनए लेवल पे जब कोई एरर रह जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है. वो किसी केमिकल की वजह से हो सकती है, वो किसी रेडिएशन की वजह से हो सकती है, वो किसी वायरस की वजह से हो सकती है. तो डीएनए लेवल पे अगर कोई एरर रह जाती है, तो वो एरर डीएनए लेवल पे क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है. और उसकी वजह से जो जीन बनता है, वो म्यूटेंट जीन बनता है. और वो म्यूटेंट जीन जब अपना रिस्पेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वो प्रोटीन हमेशा गलत सिंथेसाइज होता है, और एज अ रिजल्ट इट appear as a disease in the human being. So is it clear? Now let's have some questions. So in a certain species of animal, black fur is dominant over brown fur. Predict the genotype and phenotype of generation in if both the parents are heterozygous. So हिंट दे रही हूँ मैं इसके लिए, इन तीनों क्वेश्चंस के लिए मैं हिंट दे रही हूँ. इसके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे. ठीक है?